नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबू कृपा चैनल पे। तो आई होप आपको मेरी लास्ट वीडियो जरूर पसंद होगी, जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया था आईआईटी रोपड़ का जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम का पेपर आया था उसके बारे में। उससे मैंने फिर मैं शुरू के 20 क्वेश्चन लेकर आया था। तो चलिए आज उसके आगे हम 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगले 20 क्वेश्चन कौन कौन से आए थे, तो 20 तक हमारे हो गए थे। अगला 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारा कि एज पर द रूल द रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डेट ऑफ बर्थ और इफ एनी by the government employee should be submitted within how many years after entry into the service। मान लो कोई सरकारी एम्प्लॉय जब भी कोई सर्विस ज्वाइन करता है, अगर उसने कोई भी डेट ऑफ बर्थ चेंज करानी है अपनी, तो वो सर्विस स्टार्ट होने के कितने दिनों के अंतर्गत को करवा सकता है। पहला ऑप्शन है 3 साल, दूसरा है 5 साल, तीसरा है 10 साल, चौथा है 15 साल। तो इसका सही उत्तर है 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस एन एम्प्लॉय एग्जिट्स फ्रॉम द एनपीएस बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 60 years, how much percentage of accumulated pension wealth shall be mandatorily used to purchase an annuity। ये बोल रहा है अगर कोई एम्प्लॉय है वो एनपीएस स्कीम के अंतर्गत भर्ती होता है। एनपीएस मतलब न्यू पेंशन जो स्कीम है, लेकिन वो 60 साल की उम्र होने से पहले ही वो वहां से एग्जिट कर जाता है, तो वो कितना परसेंट जो है वो अपनी पेंशन का वो यूज करेगा किसी भी एन्युटी को परचेज करने के लिए। तो इसका ऑप्शन है, पहला है 5, दूसरा है 60, तीसरा 70, चौथा 80। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 80%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है the half pay leave credit will be reduced at the rate of what percent for the period treated as dies on during the preceding half year। तो किस रेट से रिड्यूस होगा ये? पहला ऑप्शन है 1/12, सेकंड है 1/18, थर्ड है 1/10 या फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है 1/18। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th, अ पीरियड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज डाइज नॉन व्हेन द एम्प्लॉय। उस पीरियड को डाइज नॉन नहीं कहलाएगा जब एम्प्लॉय क्या होगा। पहला is absent from the duty without permission, second is on extraordinary leave, third one is leave office while on duty without permission, and fourth is absconding from duty। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो है जब वो किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में होगा तो वो डाइज नन नहीं कहलाई जाएगी। ओके, 25th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इसमें से कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है द हॉलीडे कैन बी फिक्स्ड विद ज्वाइनिंग टाइम, द हॉलीडेज कैन बी फिक्स्ड विद ज्वाइनिंग टाइम, joining time cannot be combined with casual leave, and the fourth is the unavailed portion of joining time cannot be credited to EL account। तो इसका सही उत्तर है फोर्थ ऑप्शन, द unavailed portion of joining time cannot be credited to the earned leave account। 26th क्वेश्चन है एज पर द हाउस बिल्डिंग एडवांस रूल्स while repaying the house building advance the principal repayment should not exceed। जो हम हाउस बिल्डिंग एडवांस रूल होता है हमारे पास में, जब भी उसमें हम रीपे करते हैं हाउस बिल्डिंग एडवांस, तो प्रिंसिपल रीपेमेंट है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। कितना? 60 मंथ्स, सेकंड है 200 मंथ, थर्ड है 180 मंथ्स, फोर है 150 मंथ्स। तो इसका सही उत्तर है 180 मंथ्स। ठीक है, दैट इज 1.5 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एम्प्लॉय हैज अवेल्ड हाफ पे लीव एंड रिपोर्टेड फॉर ड्यूटी, later he submits an application to the office to convert the half pay leave to EL, he can be। मान लेते हैं कोई एम्प्लॉई है वो पहले हाफ पे लीव लेता है, उसके बाद वो ज्वाइन कर लेता है, लेकिन वो सबमिट करता है एप्लीकेशन की उसकी जो हाफ पे को है उसको अर्न लीव में कन्वर्ट कर दी जाए। तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है परमिटेड टू कन्वर्ट हिज लीव ऑन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू द इफेक्ट विद इन 30 days ऑफ द जॉइन ड्यूटी, मतलब कि वो परमिट होगा अगर वो 30 दिन के अंदर ज्वाइन करने के बाद अप्लाई करता है। दूसरा है परमिटेड टू कन्वर्ट हिज लीव विद इन 7 days, अगर वो 7 दिन के अंदर बताता है ज्वाइनिंग करने के बाद, या फिर वंस लीव एक बार लीव अवेल हो जाए तो वो कन्वर्ट नहीं होती, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज परमिटेड टू कन्वर्ट हिज लीव ऑन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू द इफेक्ट विद इन 30 days ऑफ द ज्वाइनिंग, मतलब 30 दिनों के अंदर ज्वाइनिंग करने के बाद वो इसके लिए एप्लीकेशन डाल सकता है। 28th क्वेश्चन है द लीव नॉट ड्यू कैन बी ग्रांटेड टू परमानेंट एम्प्लॉय ऑन सबमिशन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। जो लीव नॉट ड्यू होती है वो दी जाती है परमानेंट एम्प्लॉय को अगर वो मेडिकल सर्टिफिकेट देता है कितने मैक्सिमम पीरियड कितने के लिए। पहला ऑप्शन है 360 दिन, दूसरा है 1 साल, तीसरा है 2 साल, चौथा है 180 दिन। तो इसका एक सही उत्तर है 180 दिन, यानी कि 6 मंथ। ठीक है, 6 महीने के लिए जो है वो मैक्सिमम पीरियड के लिए लीव नॉट ड्यू ले सकता है। अगला क्वेश्चन 29 कि विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट डील विद द एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। पहला ऑप्शन है सेक्शन 8, सेकंड है सेक्शन 9, थर्ड है सेक्शन 11, फोर्थ है सेक्शन 12।
तो एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन आता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज सेक्शन 8। ओके, सेक्शन 9 जो है वो होता है बेसिकली हमारा अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन जो अफेक्ट कर रही है कॉपीराइट को। एंड थर्ड इज सेक्शन 11। सेक्शन 11 जो है हमारा वो है थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए। एंड फोर्थ इज सेक्शन 12 दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, सीआईसी से रिलेटेड है। ठीक है, 30 क्वेश्चन है कि एज पर आरटीआई एक्ट 2005 द इन्फॉर्मेशन सीकर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई ऑफ फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी, सेकंड अपील टू द इन्फॉर्मेशन कमीशन हैज टू बी मेड विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिप्लाई फ्रॉम द फर्स्ट अपील अथॉरिटी। मान लेते हैं आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार कोई अप्लाई करता है किसी इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन अगर उसको कोई रिप्लाई आता है लेकिन उससे वो सर्टिफाई नहीं होता है, तो वो कितने दिनों के अंदर दोबारा से उसको रिप्लाई दे सकता है अपीलेट अथॉरिटी को। ठीक है, सेकंड अपील के लिए पहला ऑप्शन है 30 दिन, दूसरा है 45 दिन, तीसरा है 60 दिन, चौथा है 90 दिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 60 डेज। 31st क्वेश्चन है कि एज पर जीएफआर 2017 while disposal of goods through advertised tender the bid security should ordinarily collected at the rate of जीएफआर 2017 जो हमारे पास में जनरल फाइनेंशियल रूल होते हैं 2017 के अनुसार जो डिस्पोजल ऑफ गुड्स होते हैं एडवर्टाइजमेंट के बाद, तो बिड सिक्योरिटी कितनी हम रखते हैं एट द रेट ऑफ। पहला ऑप्शन है 5%, सेकंड है 2%, थर्ड है 8% एंड फोर्थ इज 10%। तो सही आंसर है 2%। ओके, नेक्स्ट है एज पर जीएफआर द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हैज टू बी साइंड फॉर परचेज एक्सीडिंग। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो होता है वो हम कितने रुपए के ऊपर से हम परचेज से हम जो है वो साइन करते हैं। पहला 2 लाख से ऊपर हो, दूसरा 10 लाख या उससे ऊपर हो, तीसरा 5 लाख या उससे, चौथा 25 लाख के ऊपर। तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है हमारा अगर 10 लाख या उससे ऊपर का हो। अगला है 33 क्वेश्चन एज पर जीएफआर 2017 विद रिगार्ड टू आउटसोर्सिंग ऑफ नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज फॉर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द वर्क और सर्विस अबव रुपीज हाउ मच द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट शुड इशू एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी। एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी आती है अगर हमारा 25 लाख से ऊपर है, 5 लाख से ऊपर है, थर्ड है 10 लाख से ऊपर है, फोर्थ है 2 लाख से। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 दैट इज अगर 10 लाख से ऊपर है तो। ठीक है, 34th क्वेश्चन है एज पर द जीएफआर ऑल मनी रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड बी ब्रॉट इनटू गवर्नमेंट अकाउंट कितने दिनों के अंतर्गत। सेम डे में हो जानी चाहिए, नेक्स्ट डे, या फिर विदाउट डे, या फिर विद इन 7 डे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 दैट इज विदाउट डिले, वो जो है वो गवर्नमेंट अकाउंट में आ जानी चाहिए। 35th क्वेश्चन है एज पर जीएफआर 2017 फिक्स्ड एसेट रजिस्टर इज टू बी केप्ट इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड एज पर। पहला ऑप्शन है जीएफआर 22, थर्ड है सेकंड है जीएफआर 41, थर्ड है जीएफआर 35। तो इसका सही उत्तर है जीएफआर 41। 36 क्वेश्चन है एज पर जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट for grant in aid to received by the autonomous bodies from government of India has to be submitted in the form of। जो हमारा यूटिलाइज सर्टिफिकेट होता है वो कौन से फॉर्म को, क्या फॉर्म नंबर है, 12 है, सेकंड है 19 है, थर्ड है 15 है, फोर्थ है 18 भी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 15 है। 37 क्वेश्चन है हमारे पास में द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हैज बीन स्पेसिफाइड इन रूल नंबर हाउ मच ऑफ जीएफआर 2017। जीएफआर 2017 के अंदर गवर्नमेंट ई मार्केट जैम जो है वो कौन से रूल के अंदर आता है। पहला 134, सेकंड है 138, थर्ड है 144, फोर्थ है 149। नहीं सर, है नहीं सर, है नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संभू कृपा चैनल पे। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं, मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में ट्रिपल आईटी कर्नूल में जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसके बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, यहाँ से आपको आपके आने वाले एग्जाम में सीसी रूल पे क्वेश्चन देखने को अवश्य मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फी प्रिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट आवर ऑफ इन्फेक्शन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट में जो पहले घंटे में जो इंस्पेक्शन होती है रिकॉर्ड की, उसके लिए कितनी फीस रखी गई है। पहला ऑप्शन है 5 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 10 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 20 रुपये, चौथा ऑप्शन है कोई फीस नहीं। तो इसका सही उत्तर है पहले का ऑप्शन नंबर डी दैट इज कोई फीस नहीं है। अगला क्वेश्चन है फॉर द सीपीआईओ। सीपीआई क्या होता है हमारे पास में, ये हमारे पास में आरटीआई जो देखते हैं ना उसको बोलते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है ये। ठीक है, to disclose certain information the competent authority should be satisfied that larger public interest warrants its disclosure. This information pertains to। ठीक है, पहला ऑप्शन है कमर्शियल कॉन्फिडेंस, सेकंड है ट्रेड सीक्रेट, थर्ड है इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अ पर्सन इन हिज फिड्यूशियरी रिलेशनशिप एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। तो जो सीपीआई है वो डिस्क्लोज कर सकता है सारी की सारी इंफॉर्मेशन, कॉम्पिटेंट एंटिटी शुड सर्टिफाई करता है अगर वो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, सारे ऑप्शन ठीक है इसके, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। अगला क्वेश्चन आया था कि द फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी शुड डिसाइड ऑन फर्स्ट अपील। जो फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगी पहली अपील कब तक, विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द फर्स्ट अपील, इन लेस नंबर ऑफ डेज दैट द पीआईओ कंसर्न टुक टू टेक अ डिसीजन ऑन द एप्लीकेशन। थर्ड है
within 45 days from the date of receipt of the appeal if the reason are recorded. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पहला विद इन 30 डेज, जब वो रिसिप्ट हो जाए अपील। ठीक है, अपील मतलब हम आरटीआई में कुछ डालते हैं ना कि हमें इस चीज़ की जानकारी चाहिए। ठीक है, और दूसरा 45 दिन के अंदर अगर हमारे कोई रीजन जो है वो रिकॉर्ड कर लिया कि किस कारण से जो है वो अपील थी। अगला क्वेश्चन आरटीआई के ऊपर आया था कि द ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय द पब्लिक अथॉरिटी इन all administrative units or offices under it to provide information to the citizen requesting for the information under the RTI Act is, उसको क्या बोलते हैं? जैसे आपको पहले यहाँ पे बताया गया था मेरे द्वारा कि सीपीआईओ। तो इसमें जो आप ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन है अपीलित अथॉरिटी, दूसरा है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, तीसरा है पब्लिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ सी नहीं लगा हुआ है, इसकी जगह है पीआईओ, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्पेल ऑफ सीसीएल कैन बी ग्रांटेड टू अ सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट। सीसीएल इज बेसिकली अ चाइल्ड केयर लीव। तो वो आपको पता है कि फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, लेकिन अगर सिंगल मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको भी चाइल्ड केयर लीव मिलती है। अब ये पूछ रहा है कि कितने स्पेल में मिलती है उसको, मतलब एक साल में। तो पहला है मेल गवर्नमेंट सर्वेंट कोई एलिजिबल नहीं होता, तो ये गलत है, होता है एलिजिबल अगर सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट है। दूसरा 4 स्पेल में मिलती है, तीसरा है 6 स्पेल में, या थर्ड है 3 स्पेल्स। तो ये बेसिकली 3 स्पेल्स में मिलती है। ठीक है, क्वार्टरली। अगला क्वेश्चन आया था कि एन एप्लीकेंट आस्क्ड इन्फॉर्मेशन टू द सीपाई ऑफ ट्रिपल आईटी asking for providing the copies of the caste certificate of few employees. Please suggest the correct decision of denial. मतलब कोई एप्लीकेंट है, ठीक है, वो ट्रिपल आईटी का रूल में अप्लाई करता है कि मुझे कॉपी चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट जिसने भी अप्लाई किया था, एम्प्लॉयज है, ठीक है, जो एम्प्लॉयज है वहाँ के। लेकिन जो है वो ट्रिपल आईटी बोलता है कि हमने उसका जवाब नहीं देना है, मतलब उसको डिनाई करना है। ठीक है, किसी कास्ट के बारे में हमें नहीं बताना है। तो इसके लिए वो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिनाई एज इन्फॉर्मेशन फॉल अंडर सेक्शन 81J, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ थर्ड पर्सन। याद रखना आपने कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ रहा है। ठीक है, कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस नहीं है, इन्फॉर्मेशन इन फिड्यूसरी रिलेशन नहीं है, एंड डेजर्ट टू द लाइफ पर्सन नहीं है। बेसिकली ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आया था कि आफ्टर हाउ मेनी डेज एन इन्फॉर्मेशन सीकर में फाइल सेकंड अपील। अगर पहली अपील जो है इन्फॉर्मेशन को सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो दूसरी अपील जो है वो कितने दिनों के अंदर डाल सकता है? पहला ऑप्शन आया था 30 डेज, दूसरा आया था 60 डेज, तीसरा आया था 90 डेज, एंड फोर्थ है 120 डेज। तो द राइट आंसर इज 90 डेज। 90 दिन के अंदर वो दूसरी अपील डाल सकता है, मतलब 3 महीने के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि इन अ 2 बिट सिस्टम ऑफ प्रोक्योरमेंट विच आर द 2 बिट्स। जब भी हमारे पास कोई बिट आती है जैम पोर्टल के थ्रू, जैम पोर्टल का आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। ओके, तो जो 2 बिट सिस्टम है वो कौन कौन सा होता है? टेक्निकल बिड एंड डायनेमिक बिड। डायनेमिक बिड तो कुछ होता नहीं है। दूसरा टेक्निकल बिड एंड ऑनलाइन बिड, ये भी कुछ नहीं होता है। फोर्थ है कॉमर्शियल बिड, ये भी कुछ नहीं होता है। थर्ड है टेक्निकल बिड एंड फाइनेंशियल बिड, दिस इज द राइट आंसर। एक होती है हमारे पास में टेक्निकल बिड और एक होती है हमारे पास में फाइनेंशियल बिड। ठीक है, टेक्निकल बिड में टेक्निकल क्वालिफाई करता है जो भी अप्लाई कर रहा है बिड के लिए, उसके बाद उसकी फाइनेंशियल बिल खुलती है कि उसने कितना रेट लगाया हुआ है, और जो मिनिमम रेट देता है उससे ही वो बिड मिलती है। अगला क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट टू फुलफिल बाय एन इन्फॉर्मेशन सीकर व्हाइल आस्किंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी। तो इसमें से कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होती है? ही इज टू अप्लाई इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टू सीपीआई, क्या या तो उसको राइटिंग में लिखना है या सीपीआई को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। दूसरा ही इज गिव द रीजन एंड जस्टिफाई द पर्पस फॉर विच इन्फॉर्मेशन, तो उसे रीजन नहीं देना पड़ेगा कि वो किस लिए चाहता है। ठीक है, यही उत्तर है, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आया था द आरटीआई एक्ट गिव राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। आरटीआई एक्ट जो है वो राइट देता है इन्फॉर्मेशन लेने की, किससे? प्राइवेट कंपनी से, एमएनसी से, पब्लिक अथॉरिटी से, या एसोसिएशन से। तो इसका राइट आंसर इज द पब्लिक अथॉरिटी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 11th नंबर, हु आर क्वालिफाइड अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फॉर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। कौन क्वालिफाई करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में? पहला ऑप्शन है पर्सन जो कवर नहीं है एससी एसटी ओबीसी में। सेकंड, जिनकी एनुअल ग्रॉस इनकम है वो 8 लाख से कम है। थर्ड, जिसका रेजिडेंशियल फ्लैट है वो 5,000 स्क्वायर से कम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, पर्सन जो है एससी एसटी ओबीसी में होना चाहिए, और दूसरा उसकी 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए ग्रॉस। ठीक है, रेजिडेंशियल फ्लैट है वो कितना होना चाहिए? 200 होना चाहिए, 200 स्क्वायर फीट के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था विच इज नॉट ट्रू अबाउट ओबीसी रिजर्वेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें से कौन सा ओबीसी रिजर्वेशन के लिए सही नहीं है? कि पहला, रिजर्वेशन 27% है प्रमोशन में। सेकंड, इनकम लिमिट जो है वो 8 लाख तक है। थर्ड है एज रिलैक्सेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 3 ईयर है।
नेक्स्ट है सब कोटा है 4.5% है माइनॉरिटी। तो इसका सही उत्तर जो है, मतलब इसमें से कौन सा ओबीसी के लिए ठीक नहीं कि रिजर्वेशन जो है प्रमोशन में 27% है, ये ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन आया था हमारे पास में, ऑन अ 13 पॉइंट रोस्टर इनिशियल रिक्रूटमेंट विल कम एट विच प्लेस इफ द कैडर स्ट्रेंथ इज 13। अगर किसी में कैडर स्ट्रेंथ हमारे पास 13 है, ठीक है, तो 13 पॉइंट रोस्टर में इनिशियल रिक्रूटमेंट आएगी, वो कौन से प्लेस में आएगी? 10th पे आएगी, 13th पे आएगी, 4th पे आएगी, नोवेयर। तो इसका सही उत्तर है नोवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन एंड एनपीएस 1 अप्रैल 2019 से 1 अप्रैल 2019 से गवर्नमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है? 10%, 12%, 14% या 15%? तो हमें पता है एम्प्लॉय देता है 10%, गवर्नमेंट देती है 14%। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14%। इनकम टैक्स एक्सेम्पशन लिमिट कितनी है ग्रेचुटी पे? ऑप्शन था 10 लाख, 2.5 लाख, 20 लाख या नो लिमिट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 20 लाख जो है वो इनकम टैक्स एक्सेम्पशन लिमिट है ग्रेचुटी पे। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिपेयर वर्क में बी असाइन्ड बाय एन इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट टू सीपीडब्ल्यूडी। एस्टिमेट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए रिपेयर की अगर वो असाइन कर रहा है कोई भी इंस्टीट्यूट, किसको? सीपीडब्ल्यूडी को, पीडब्ल्यूडी को, या फिर एमईएस को, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज को। तो पहला ऑप्शन है कि वो 30 लाख तक होना चाहिए, दूसरा है 30 लाख से या ऊपर होना चाहिए और 1 करोड़ से नीचे, तीसरा है 100 लाख से ऊपर, चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, 30 लाख और 100 लाख के बीच में, ठीक है। अगला था एलटीसी जर्नी कैन बी कंबाइंड। एलटीसी जर्नी होती है जो, ठीक है, वो कंबाइन कर सकते हैं किससे? तो ये टूर के साथ कंबाइन कर सकते हैं, ट्रांसफर के साथ कंबाइन कर सकते हैं, चाइल्ड के लिए के साथ कंबाइन कर सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास था वो आया था कि एलटीसी जर्नी जो है उसको हम कंबाइन कर सकते हैं किसके साथ में? तो ये है टूर पे, ट्रांसफर, चाइल्ड के लिए, ठीक है, सभी के साथ में इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएफएमएस इज यूज्ड फॉर। पीएफएमएस क्या होता है? ये हमारे पास में फाइनेंस सेक्शन में आता है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। एक बार इसकी फुल फॉर्म जो है वो गूगल पे जरूर देख लीजिएगा। तो पीएफएमएस किस लिए यूज करते हैं? बिल प्रोसेसिंग एंड रिसिप्ट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है, फंड फ्लो मैनेजमेंट के लिए, ओके। तो सभी के सभी इसके सही उत्तर है, ऑल ऑफ द अबव। हाउ विल द ट्रांजिट पीरियड बी क्रिएटेड इन केस ऑफ ट्रांसफर एट ऑन रिक्वेस्ट? ट्रांजिट पीरियड को हम कैसे ट्रीट करते हैं इन केस ऑफ ट्रांसफर एट ऑन रिक्वेस्ट? अपने रिक्वेस्ट पे अगर मैं ट्रांसफर करता हूं, ट्रांजिट पीरियड को कैसे ट्रीट करते हैं? मे बी सैंक्शन रेगुलर लीव टू कवर द ट्रांजिट पीरियड, ट्रीटेड एज ब्रेक इन सर्विस, ट्रीटेड एज रेगुलर इररेगुलर सर्विस, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर मे बी सैंक्शन रेगुलर लीव। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो बताने जा रहा हूँ आपको कि एज पर ट्रिपल आईटी एक्ट हु इज द विजिटर ऑफ ट्रिपल आईटी? ट्रिपल आईटी की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये जो होते हैं ये प्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर नहीं आती, ये ट्रिपल पी मोड में आते हैं, ओके, ये आपने याद रखना है। जबकि एनआईटीज हो गए और आईआईटीज हो गए, ये एमएचआरडी के अंदर डायरेक्टली आते हैं, इसके अंदर भी कोई भी प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं होती है। तो ये पूछ रहा है कि हु इज द विजिटर ऑफ ट्रिपल आईटी? पहला है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, दूसरा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तीसरा है चेयरमैन ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड फोर्थ इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी, इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।